हेलो गाइस, वेलकम टू डीएमके क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा, दैट इज़ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, यानी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, जिसकी नींव रखी थी दोस्तों रिवॉल्ट ऑफ 1857 ने। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसे कुछ लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो कुछ सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं। शुरू तो ये विद्रोह सिपाही विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन जल्दी ही ये एक जन आंदोलन बन गया, यानी एक मास मूवमेंट बन गया। हालांकि ये मूवमेंट एक सफल मूवमेंट नहीं रहा, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक करारा झटका जरूर दिया था। तो गाइस, चलिए देखते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के क्या कारण थे, उनका क्या रिजल्ट रहा, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो रॉयल चार्टर के थ्रू 1600 ईस्वी में भारत में आई थी, उसका क्या रिजल्ट रहा। सो लेट्स स्टार्ट। कमिंग टू द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। दोस्तों, इसके अनेकों तरह के कारण थे। कुछ पॉलिटिकल थे, कुछ सोशल थे, कुछ मिलिट्री थे, कुछ सोशल रिलीजियस थे, कुछ इमीडिएट कारण भी थे। सो एक एक करके हम सारे कारणों को सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज के अंडर यहाँ पे सबसे पहली जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लाई थी वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब शायद आप समझते होंगे, अगर नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई राजा गद्दी पर बैठा है और उसका खुद का बेटा नहीं है, और अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, तो इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर उसको आगे राजगद्दी नहीं दी जा सकती थी। मींस जिस राजा के कोई संतान नहीं होगी, उस राजा के किंगडम को ब्रिटिशर्स हड़प लेते थे अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। दूसरा जो पॉलिटिकल रीजन माना जाता है दोस्तों, वो ये है कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बेगम हजरत महल, जो अवध की रानी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद ब्रिटिशर्स उनके किंगडम को ये कह के हड़प लेते हैं कि यहाँ पे कोई अच्छा राजा नहीं है जो यहाँ पे राजगद्दी को संभाल सकता है, तो वो उसको माल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दे करके उसकी गद्दी को भी हड़प लेते हैं। उसके बाद आपने रानी लक्ष्मीबाई, रानी ऑफ झांसी के बारे में सुना होगा। उनका अपना कोई बेटा नहीं था, उन्होंने चाहा था कि अपने अडॉप्टेड सन दामोदर राव को वो गद्दी पर बिठाएं, पर ब्रिटिशर्स ने उनको भी इनकार कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो भी उनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाती हैं। उसके बाद नाना साहेब जो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के, उनको भी ब्रिटिशर्स जो है वो पेंशन देने से इनकार कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों सतारा, नागपुर, झांसी, जैतापुर, संबलपुर और कई सारे ऐसे और राज्य थे जिनको ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सारे राज्य, इन सब के किंगडम्स जो थे, किंगडम के लोग जो थे, वो अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हो जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो जाते हैं। पहला कारण ये रहा पॉलिटिकल रीजन की पॉलिटिकल कारण क्या थे। सेकंड हम आ जाते हैं दोस्तों इकोनॉमिक रीजंस। इकोनॉमिक रीजंस जो थे वो सबसे बड़ा बेसिक रीजन हम मान सकते हैं, जिसमें कि बहुत से लोग शामिल हुए इस क्रांति में। सबसे पहला कारण था कि हैवी टैक्सेशन ऑन लैंड। जो ब्रिटिशर्स थे वो लैंड पे बहुत ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट करते थे, वो बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे लैंड होल्डर्स से। उसके बाद ब्रिटिशर्स की वन वे पॉलिसी थी, वन वे ट्रेड पॉलिसी थी, जिसमें वो क्या करते थे कि वो इंडिया से कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल लेकर के जाते थे, ब्रिटेन में जाकर के उसको मशीन्स के थ्रू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते थे और फिर वापस आके इंडिया में उस फिनिश प्रोडक्ट को बेचते थे। जिससे क्या हो रहा था कि हमारे कॉमन हैंडीक्राफ्ट्स के बीच में और जो मशीन मेड गुड्स के बीच में करारा कंपटीशन जैसा शुरू हो जाता है। गाइस, आप जानते हो कि हाथ से बनी हुई चीज़ में और मशीन से बनी हुई चीज़ में काफ़ी डिफरेंस होगा। मीन्स उसमें ज़्यादा सफाई होगी, मशीन से बनी हुई चीज़ में वो ज़्यादा अच्छी दिखने में होगी। तो इस तरह से जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो लोकल इंडस्ट्रीज थी, उनको भी इससे जॉल्ट मिला। मीन्स उनकी भी जो थी इनकम वो कम हो गई। उसके बाद जो पीजेंट्स थे, जो
लैंडलॉर्ड से ज़मीन किराए पे लेते थे या फिर सूद पे कुछ पैसा ले लेते, उनको ज़रूरत होती थी तो अपनी ज़मीन वहाँ पे गिरवी रख देते थे। तो उस समय पीजेंट्स जो थे, जो लैंड होल्डर्स थे, उन पीजेंट्स से बहुत सारा जो था रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। वो कहते थे कि उनकी सारी उम्र उनका जो था टैक्स चुकाने में चली जाती थी, और एडवर्स रीजंस में क्या होता था कि उनको अपनी ज़मीन जो गिरवी रखी थी वही उनके नाम करनी पड़ती थी, क्योंकि उनकी आमदनी के साधन बहुत कम हो जाते थे। और आखिरी रीज़न जो था वो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, क्योंकि मशीन मेड गुड चीप थे, तो जिस वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ गई थी। तो इस तरह से मिला जुला सा एक इफेक्ट था, जो इकोनॉमिक रीजंस थे जिनकी वजह से भी काफ़ी सारे लोग, चाहे वो पीजेंट्स हैं, चाहे वो ज़मींदार्स हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर और जो लोग हैं गांव में, वो सब जो थे वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हो गए। अब तीसरा कारण आता है दोस्तों, वो है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। गाइस, आप थोड़ी देर के लिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 को एक साइड पे रखकर सोचिए कि अगर कोई भी आज भी हमारे धर्म को, हमारे प्रथाओं को अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता है तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, हम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो सेम उसी तरह से नो डाउट ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छी पॉलिसीज लाई, पर वो उस समय के माहौल के अकॉर्डिंग, उस समय के रीति रिवाजों के खिलाफ थी। तो इसलिए भी कुछ लोग जो थे रिलीजियस और सोशल रीजंस की वजह से भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो गए। तो सबसे पहला रीज़न जो था कि रॉयल चार्टर के अंडर जो थी क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन मिली हुई थी कि वो इंडिया में जा करके अपना ट्रेड अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने क्रिश्चियनिटी को फैला सकते हैं। तो उससे उन्होंने एक एक्ट लाया जिसका नाम था लैक्स लोसी एक्ट 1850। लैक्स लोसी एक्ट अब क्या है? लैक्स लोसी एक्ट के अंडर उन्होंने ये कहा था कि जो भी हिंदू, मुस्लिम या जो भी इंडियन जो भी है वो अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो हम उसकी लैंड की प्रोटेक्शन उसको दे देंगे। मींस हम जो है उसकी लैंड को नहीं लेंगे, वो परमानेंट लैंड उस इंसान की अपनी लैंड हो जाएगी। मींस वो उस पर जो भी करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, लैंड प्रोटेक्शन एक्ट आप कह सकते हैं इसको एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद दूसरा है जो सोशल रीज़न जो था, सबसे बड़ा रीज़न जो यहाँ पे बना वो था, उन्होंने एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट लाया। दोस्तों, आप जानते हैं सती प्रथा क्या है। अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था हस्बैंड के साथ ही। था तो ये गलत, पर उस समय के लोग ये मानते थे कि नहीं, ये हमारे अगेंस्ट सोशल रिलीजियस बिलीफ है। सेम उसी तरह से विडो रीमैरिज, विडोज को मैरिज नहीं करने दिया जाता था हमारे कल्चर में, बट जो था उस समय ये भी एक एक्ट उन्होंने पास किया कि विडोज भी रीमैरिज कर सकती हैं। उसके बाद एजुकेशन फॉर गर्ल्स, वो भी उन्होंने एक्ट लाया। तो ये ऐसे रिफॉर्म्स थे जो शायद इंडियंस को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे थे। वो चाहते थे कि हमें जो है हमारे रिलीजियस बिलीफ पे ये करारी चोट है। उसके बाद उनको ये भी डर लग रहा था कि जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन हो रहा है इंडिया में, तो जिससे क्या होगा, हमारे मौलिक जो बेसिक हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं, हमारे बेसिक जो नॉलेज है, हमारे कल्चर जो है हमारा, वो सब खराब हो जाएगा। तो ये सब सोशल और रिलीजियस कारण थे जिसके कारण वो बिलीव करते थे कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये हमारे अगेंस्ट हैं। तो इसलिए भी वो लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। द नेक्स्ट रीज़न है फ्रेंड्स, दैट इज़ मिलिट्री कॉजेज। सो गाइज, मिलिट्री कॉजेज में क्या था कि जो इंडियन पर्सनल थे मिलिट्री में, जो इंडियन सिपाहीज थे मिलिट्री में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी, उसमें जो पेमेंट्स और प्रमोशंस थी उसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता, भेदभाव किया जाता था। मींस जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको वो सूबेदार के रैंक से ऊपर नहीं लेके जाते थे। उनका मैक्सिमम रैंक जो रहता था वो सूबेदार लेवल तक का ही रहता था। जबकि ब्रिटिशर्स जो बहुत ही कम रेशो में थे, यानी 6:1 रेशो में थे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, उनको हायर लेवल्स पे हमेशा रखा जाता था। इवन जो फॉरेन अलाउंस थे, फॉरेन सर्विस अलाउंस थे, वो इंडियंस को नहीं पे किए जाते थे, जबकि ब्रिटिश
सिपाहीज को पे किए जाते थे। एक और एक्ट उन्होंने लाया फ्रेंड्स, जो था जनरल सर्विसेज इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1856 बाय लॉर्ड कैनिंग, जिसमें था कि ये कहा गया था कि जो भी इंडियंस हैं, आज से जो भी इंडियंस हमारी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती होंगे, उन सबको ये लिख के देना होगा कि वो आउट ऑफ सी यानी ओवरसीज भी सर्व करेंगे, यानी ब्रिटिश एरियाज में जाकर भी, इंडियन कॉलोनी में नहीं, ब्रिटिश एरिया यानी लंदन वगैरह में भी जाकर के वो सर्विस करने के लिए रेडी रहेंगे। तो ये मिलिट्री रीज़न बने उस समय। सो गाइज, इस तरह से हमने देखा कि कुछ सोशल रीजंस थे, कुछ पॉलिटिकल थे, कुछ मिलिट्री थे, पर हम क्या कह सकते हैं कि जो इमीडिएट कारण बना, जिसके कारण ये लड़ाई स्टार्ट होगी एकदम से, तो वो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, जिसमें कार्ट्रिज थी, जो कार्ट्रिज थी उसकी वो एनिमल फैट की ग्रीस के साथ बनी हुई थी। इसमें क्या था कि जब भी सोल्जर्स को गन का यूज़ करना होता था तो उनको वो जो कार्ट्रिज को मुंह से, दांत से काटना पड़ता था, जिससे कि उनको लगता था कि ये जो एनिमल फैट है ये उनके मुंह में चला जाएगा, जिससे उनका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। एक्चुअली जो ये फैट था, इट वाज सेड कि ये काऊ और पिग का फैट था। तो इसी कारण मार्च 1857 में मंगल पांडे एक सिपाही था, 34th नेटिव इन्वेंट्री का, बैरकपुर जेल के अंदर, उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इन कार्ट्रिजेस का यूज़ नहीं करेंगे, और जिसके कारण उसने आक्रोश में आके अपने सीनियर ऑफिशियल्स के ऊपर भी हमला कर दिया, और उनको हमला ही नहीं किया, सिर्फ उनको गन से शूट कर दिया, जिसकी वजह से उसको 8 अप्रैल 1857 में फांसी की सज़ा हो गई। जिसके विद्रोह में क्या हुआ कि मेरठ के इस बैरकपुर जेल के अंदर एक रेबिलियन ब्रोक आउट हुआ, एक क्रांति पैदा हो गई, जो 10 मई 1857 को असली रूप में स्टार्ट हो गई, और फिर यही क्रांति जो है हमारे अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड हो गई। सो गाइज, लेट्स सी कि कौन कौन से सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट बने, कौन कौन इंडियन लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे, और कौन कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया। सबसे पहला सेंटर, जैसे कि हमने कहा कि वो था दिल्ली सेंटर, और वहाँ के लीडर कौन थे? बहादुर शाह टू। एक्चुअली बहादुर शाह जफर जो थे वो एक नॉमिनल लीडर हम कह सकते हैं, कि नाम के एक लीडर थे। जो एक्चुअल लीडरशिप थी वहाँ पे वो चल रही थी बख्त खान की, जनरल बख्त खान। दूसरी जगह जो थी जहाँ पे रिवॉल्ट निकला वो था कानपुर, जहाँ से नाना साहेब और तांत्या टोपे लड़ रहे थे। और नाना साहेब का अगर हम निकनेम देखें तो उनको हम प्यार से दुंदू पंत भी बुलाते थे, और तांत्या टोपे का निकनेम है दैट इज रामचंद्र पांडुरंग। तीसरा जो सेंटर बना रिवॉल्ट का वो था लखनऊ, जहाँ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी। चौथा सेंटर है झांसी, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपनी गद्दी के लिए लड़ाई कर रही हैं। पांचवा सेंटर बना बरेली दोस्तों, और वहाँ से कौन लड़ रहा है? वहाँ से खान बहादुर खान लड़ रहे हैं। इलाहाबाद और बनारस, इन दोनों जगह से मौलवी लियाकत अली लड़ रहे हैं, और बिहार से आवा रीजन से वहाँ से कंवर सिंह लड़ रहे हैं। और ये लोग आप जानते हैं सबके अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग कारण हैं, ठीक है। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल जिन्होंने इन रिवॉल्ट्स को सप्रेस किया, यानी इन लोगों को जो था इनके फेथ से मिलाया, यानी रिवॉल्ट विद्रोह इन लोगों के कैसे शांत किया, तो ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स के नाम भी इन्होंने साथ साथ में दिए हुए हमने इस टेबल में। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। चलिए दोस्तों, इसको कौन से सप्रेशन के लिए लीडर इन्वॉल्व थे, ब्रिटिश ऑफिशियल इन्वॉल्व थे, उससे पहले हम देखते हैं कि इन लीडर्स का फेट क्या हुआ इस रिवॉल्ट ऑफ 1859 विद्रोह। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया अपनी अपनी जहाँ से, किसी ने कानपुर से, किसी ने दिल्ली से, किसी ने लखनऊ, किसी ने झांसी, किसी ने बरेली या बिहार से। सो लेट्स सी इन लीडर्स का हुआ क्या इस रिवॉल्ट के दौरान। सो गाइस, लीडर्स का फेट यानी लीडर्स का क्या अंजाम हुआ इस लड़ाई के अंदर। बहादुर शाह जफर जो थे वो अरेस्ट हो गए और उनको डिपोर्ट कर दिया गया रंगून में। सॉरी गाइस, ये रंगन नहीं है, ये रंगून है। दूसरे नाना साहेब जो हैं वो नाना साहेब
दिस इज नॉट रंगन, दिस इज रंगून। दूसरे जो हैं नाना साहिब जो हैं वो नेपाल में भाग जाते हैं और दोबारा उनके बारे में कभी पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। उसी तरह से बेगम हजरत महल भी नेपाल में कहीं जाकर छुप जाती हैं और रानी लक्ष्मीबाई अंत तक लड़ती रहीं और वो लड़ते लड़ते बैटल ऑफ 1858 में शहीद हो गई। सेम उसी तरह से तांत्या टोपे जो हैं वो सेंट्रल एशिया के जंगलों में कहीं भाग गए और फिर बाद में उनका एक ज़मींदार दोस्त था जिसने ब्रिटिशर्स को उसके बारे में बताया कि वो कहाँ पे हैं, तो उन्होंने उसको पकड़कर फिर बाद में फांसी की सज़ा भी सुना दी। और उसके बाद कंवर सिंह जो बिहार से लड़ रहे थे वो भी उनकी भी डेथ हो जाती है रिवॉल्ट ऑफ 1859 में। तो इस तरह से दोस्तों ये लोग अपने जो है किस तरह से शहीद हुए और कहाँ ये चले गए, ये सारी डिटेल हमने इस टेबल में दी है। इसको आपको कैसे भी करके लर्न करना है। सो वापस आते हैं हमारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स। किन किन ब्रिटिश ऑफिशियल्स की वजह से ये जैसे रानी लक्ष्मीबाई अगर बैटल में मरती हैं बैटल ऑफ 1858 में, तो कौन सा लीडर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो वो थे सर जनरल ह्यूग रोज। वैसे ही बरेली में खान बहादुर खान को के अंडर जो बैटल चली थी उसको सप्रेस किसने किया, तो सर कॉलिन कैंपबेल ने। उसके बाद इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली, इनके अंडर जो बैटल चली थी उसको किसने सप्रेस किया, तो वो थे कर्नल आंसल ने उसको बैटल को सप्रेस किया। तो इस तरह से ये अलग अलग जगह से अलग अलग ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जो है ये बैटल्स को सप्रेस करने में ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की। सो नेक्स्ट कमिंग टू कॉज क्या था, रीज़न क्या था कि ये रिवॉल्ट जो था एक बड़ा फेलियर निकला, मींस इसका कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। सो जैसा कि हमने देखा कि हर लीडर जो था इस रिवॉल्ट में कोई अपनी पेंशन के लिए लड़ रहा है, तो कोई अपने बच्चे को गद्दी पे बिठाने के लिए लड़ रहा है, कोई अपने किसी और रीज़न के लिए लड़ रहा है। तो लैक ऑफ यूनिटी और पोर ऑर्गेनाइजेशन था थ्रू आउट इस रिवॉल्ट के अंदर, डिफरेंट लीडर्स के अंदर। जितनी भी क्लासेस थी, यानी पीजेंट से लेकर के ज़मींदार या फिर बड़े तबके के लोग, इनमें सब क्लासेस ने मिलजुल के पार्टिसिपेट नहीं किया। सबका कॉमन मोटिव नहीं था, जैसा कि हम देख चुके हैं। कंपैरेटिव लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप जो थी वो एफिशिएंट नहीं थी। और कुछ रूलर्स जो थे जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ जोधपुर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, होलकर्स ऑफ इंदौर और ऐसे बहुत सारे लोग जो ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे इंस्टेड ऑफ इंडियंस का साथ देने के। उनको लगता था कि नहीं, ब्रिटिशर्स ही हमारा सब कुछ वारा न्यारा कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स ही हमारे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो वो जो थे वो इस रिवॉल्ट के साथ हमारे नहीं जुड़े। तो ये सब मिले जुले कारण थे कि ये रिवॉल्ट जो था एक फेलियर था, जो था इसका आप कह सकते हैं कि ये रिवॉल्ट लंबे समय तक नहीं चला। अब इसका असर क्या हो, व्हाट वाज द रिजल्ट। रिवॉल्ट हुआ है, युद्ध हुआ है, कुछ तो फायदा हुआ ही होगा ना दोस्तों। सो लेट अस सी वन बाय वन कि व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ दिस रिवॉल्ट। सो सबसे पहला फायदा जो था, जो कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रहा, अब वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, उनको भी एबॉलिश किया गया, यानी ख़त्म किया गया। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, मींस एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया की थी अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों से ना हो करके ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जिसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज नाउ गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। जो गवर्नर जनरल पहले इंडिया का कौन होता था, गवर्नर जनरल होता। और दोस्तों इस समय रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम गवर्नर जनरल जो थे, पहले गवर्नर आखिरी गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वाइसरॉय जो थे, यहाँ पे लिखा गया है ना कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाइसरॉय पहले वाइसरॉय कौन बने इंडिया के आफ्टर द पावर्स वर ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश क्राउन, तो वो बने हमारे अगेन लॉर्ड कैनिंग।
इस में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिटिकल कॉज था सबसे बड़ा, डॉक्ट्रिन लैप्स को भी विड्रॉ किया गया। प्रिंसली स्टेट्स को एश्योर किया गया कि अब उनकी एनेक्सेशन नहीं होगी, उनको बिना कारण ही अपनी गद्दी जो है वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में नहीं करनी पड़ेगी। इस समय जो सबसे बड़ी पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने अपनाई, खराब पॉलिसी, वो थी पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। उसके बाद जो थी ऑर्गेनाइज आर्मी, क्योंकि डिसऑर्गेनाइज हो गई थी, बहुत से लोग मारे गए थे इस लड़ाई में, सो आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए कमीशन बिठाया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बारी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, दैट व्हाट वाज द कमीशन अपॉइंटेड टू रीऑर्गेनाइज द आर्मी। तो द कमीशन नेम इज पील कमीशन। It was a symbol of challenge to the British Empire in India and led to the rise of Indian national movement. So दोस्तों, ये जो हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था, ये क्या था, एक चैलेंज था। किसको चैलेंज था? ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज था। और जिस रिवॉल्ट ने नींव रखी किसकी दोस्तों? इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। So we will meet you next time with our new topic, that is Indian national movement, rise of Indian national movement. Okay guys, there are some opinions of various historians about the revolt of 1857, जैसे वीडी सावरकर ने क्या कहा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए? ही सेड इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को इन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये किसने कहा? ये कहा आर.सी. माजुमदार ने। सेम वेज एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि इंडियन नेशनल कैरेक्टर हैड सैंक वेरी लो। सो जॉन सेली ने कहा इट इज सिपाही म्यूटिनी। और सेम वेज एस.एन. सेन ने कहा व्हाट बिगैन एज अ फाइट फॉर रेबेलियन एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो शुरू हुआ था एक रिलीजियस झगड़े के ऊपर, तो वो खत्म हो रहा है एज ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी की लड़ाई में वो खत्म हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए जो क्वेश्चन है, सो इस रिवॉल्ट से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो मुझे आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, विद रीज़न आप बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।